चलिए। तो क्या बता रहा था मैं आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आईपीसी का। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से। और बहुत ही अच्छी चीज है, काफी अच्छी चीज है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है। तो एक बार इसको पूरा फिर से पढ़ लीजिएगा। अभी सेक्शन 301 से हम शुरू करते हैं। सेक्शन 301, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ द पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वॉज इंटेंडेड। देखो, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक चीज समझाई थी, और वो चीज क्या थी कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में कभी अगर डिफरेंस फिगर आउट करना है, जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को फिगर आउट करना, कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में कैसे डिफरेंस पता लगाए। खैर, मैंने तो आपको डिफरेंस बताए बहुत सारे, बट उसके बाद भी एक और चीज बताता हूँ डिफरेंस के लिए जो आपको याद रखना चाहिए। आपको दोनों ही सेक्शन के अंदर एक चीज दिखेगी, कॉजिंग सच बॉडीली इंजुरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। मतलब ऐसी बॉडीली इंजुरी करना जो सामने वाले व्यक्ति की जान ले सकती है। अब सामने वाला व्यक्ति कौन है? एक केस तो होता है कि जिसको बॉडीली इंजरी पहुंचाई है उसी की जान ले सकती है, और एक चीज होती है कि जिसको बॉडीली इंजरी पहुंचाई है उसके पड़ोसी की जान ले सकती है। तो मर्डर में ये चीज क्लियरली लिखी है कि चोट जिसको पहुंचाई है, बॉडीली इंजरी जिसको पहुंचाई है, अगर उस व्यक्ति को ही कुछ चोट पहुंचे या उस व्यक्ति की ही डेथ हो जाए, चोट पहुंचे तो चलो ठीक है, वो तो मर्डर नहीं कहलाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति को चोट पहुंचाई है उसी की डेथ हो जाए तो मर्डर के अंदर आ सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति की ना हो, उसके पड़ोसी की हो जाए, तो वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाता है। सेक्शन 301 उसी से डील करता है कि कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ द पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। यहां पे डेथ करने का इंटेंशन किसी और व्यक्ति का था, मुझे मृत्यु किसी और व्यक्ति की करना थी, बट मृत्यु किसी और व्यक्ति की हो गई, तो ये कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आता है, सेक्शन 301 में आता है। यहाँ पे एक बड़ी फेमस डॉक्ट्रिन है जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस, मैलिस का मतलब होता है बैड इंटेंशन। और कहा जाता है कि जब आप किसी के ऊपर गोली चलाते हो, जब आप किसी व्यक्ति की जान लेने के इंटेंशन से उसके ऊपर गोली चलाते हो, और वो गोली उसको ना लगते हुए उसके पड़ोसी को लग जाती है, तो आपका इंटेंशन गोली चलाने का किस पे था? जिस व्यक्ति पे आपने चलाई है, बट लगी किसको? उसके पड़ोसी को। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप उसके पड़ोसी को भी मारना चाहते थे? क्या आपका गोली चलाने का इरादा उसके पड़ोसी पे भी था? मतलब आपका जो बैड इंटेंशन था, क्या वो पड़ोसी के लिए था? तो सब लोग कहेंगे नहीं, नहीं था। लेकिन ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस क्या कहता है कि ठीक है भाई, आपका गोली चलाने का इंटेंशन, आपका डेथ करने का इंटेंशन उसके पड़ोसी का नहीं था, आपका बैड इंटेंशन उसके पड़ोसी के ऊपर नहीं था, लेकिन जिसके ऊपर था, अगर उसको नहीं लगा तो वो मैलिस ट्रांसफर होके उस पे चले जाएगा जिसको गोली लगी। मतलब जो बैड इंटेंशन है ना, वो ट्रांसफर हो जाएगा। आपने गोली चलाई ए के ऊपर, आपका इंटेंशन था ए को मारने का, बट ए को कुछ नहीं हुआ, बी को हो गया जो उसके पास में खड़ा था। तो जो बैड इंटेंशन आपका ए को मारने का था, अब वही मैलिस, वही बैड इंटेंशन आपका ट्रांसफर हो गया है बी को मारने के ऊपर, और इसलिए आप बी को मारने के लिए कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल रहोगे। तो इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस। ये एक इंग्लिश डॉक्ट्रिन है, आपको याद रखना है। इसमें है कि if a person by doing anything which he intends or knows to be likely to cause death commits culpable homicide by causing death, or any person whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause, culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to be likely to cause। देखो, इनने बड़ी ही अजीब लैंग्वेज में लिखा है, आप इनकी लैंग्वेज को मत समझिए। आपको डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर मैलिस समझ में आ गया ना? जो मैंने समझाया बस वही था, सिंपल इंग्लिश में आप उसको वो याद रखिएगा। ठीक है, आपने किसी विक्टिम के ऊपर चोट पहुंचाई, आपने किसी विक्टिम के ऊपर चोट पहुंचाने के पर्पज से ब्लो किया, लेकिन वो ब्लो जो था वो उसके पड़ोसी को लग गया, तो ऑफेंस तो अभी भी वही रहेगा ना।
जैसा अब लो आप उसके पड़ोसी को नहीं मारना चाहते थे, आप जिसको मारना चाहते थे, जो ऑफेंस आप उसके साथ करना चाहते थे, वही ऑफेंस अब आपने उसके पड़ोसी के साथ कर दिया। ठीक है, तो ऑफेंस ही रहेगा। ठीक है, सो दिस सेक्शन इम्बॉडीज द इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस। इसको एक और बात कहा जाता है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ मोटिव। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ मोटिव का मतलब होता है कि मोटिव जिस व्यक्ति को मारने का था ना, वो माइग्रेट हो गया उसके पड़ोसी के ऊपर। ठीक है, तो इसको ये भी कहा जाता है इफ ए मेक्स अ थ्रस्ट एट बी मीनिंग टू किल एंड सी थ्रोइंग हिमसेल्फ बिटवीन। देखो, ए ने बी के ऊपर हमला पहुंचाया, ए ने बी के ऊपर वार करने के लिए कुछ किया, और सी ने अपने आप को उन दोनों के बीच में डाल दिया। सी ने अपने आप को उन दोनों के बीच में डाल दिया। दो लोग लड़ रहे होते तो तीसरा नहीं आएगा बीच में बचाव करने के लिए जबरदस्ती। तो चूंकि भाई ए बी को मार रहा था और सी नाम का जो व्यक्ति था वो अपने आप को इन दोनों के बीच में लेके आ गया, तो जो चोट ए बी को पहुंचाना चाहता था वो चोट सी को पड़ गई और सी मर गया। ए बी को मार रहा था जोर से, सी बीच में घुस गया, तो जो चोट बी को लगने वाली थी वो सी को लग गई और सी मर गया। तो अब जो ए है ना, वो इस चीज का जवाब देगा कि भाई उसने ऐसा क्यों किया, उसने ये कल्पेबल होमिसाइड क्यों किया, चाहे भले ही उसका जो इरादा था वो बी को मारने का था, पर कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस तुम भले ही बी को मारना चाहते थे लेकिन पड़ा तो सी को ना, आपका मैलिस उसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। आप इस चीज को जवाब दो कि आपने ऐसा क्यों किया। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। एक एक्यूज्ड था, एक्यूज्ड यानी कि जिसने ये क्राइम किया, वो एक विटनेस के घर में वो घुसा रात को, एक विटनेस के घर में, मतलब उसका कोई केस वगैरह चल रहा होगा, उस केस में कोई विटनेस था, वो विटनेस इसके खिलाफ गवाही देने वाला था। अगर वो गवाही दे देता, अगर वो एविडेंस दे देता तो ये एक्यूज को जेल बेल हो जाती। तो ये एक्यूज क्या करा, सोचा कि मैं उस विटनेस को ही मार डालता हूँ। ये क्रिमिनल लोग तो ऐसे ही होते हैं, विटनेस को ही मार देते हैं। तो ये ना उस विटनेस के घर में गया, लेकिन क्या हुआ कि रात को उस विटनेस के घर में लाइट नहीं थी, अंधेरा था। तो इसने विटनेस को मारने की जगह उसके घर में सो रहे किसी और इंसान को मार दिया। एक्यूज्ड विटनेस को मारने गया था अपने केस के, लेकिन रात को घर में लाइट नहीं थी, अंधेरा था, और गलती से, रॉन्ग इंप्रेशन से उसने विटनेस को मारने की जगह विटनेस के घर के किसी और मेंबर को मार दिया। अब यार ये तो देखो प्योर प्योर एक्सीडेंट है। क्यों? ड्यू टू मिस्टेक। इट इज एन एक्सीडेंट ड्यू टू मिस्टेक। आइडेंटिटी उसको मिस्टेक से, अंधेरे के कारण पता नहीं चली। तो ये एक्यूज्ड का इंटेंशनल एक्ट नहीं कहा जा सकता। बट फिर भी चाहे ये एक्सीडेंशियल क्यों ना हो, लेकिन एक्यूज्ड किस इरादे से उस विटनेस के घर पे गया था। एक्सीडेंट जो होता है ना, उसमें कोई इरादा नहीं होता है। अपन ने पढ़ा ना एक्सीडेंट जनरल एक्सेप्शन के अंदर, एक्सीडेंट में कोई इरादा नहीं होता है। यहाँ पे तो इरादा ही एक्यूज्ड का था कि विटनेस को मारने ही जा रहा हूं और विटनेस के घर ही जा रहा हूं, मतलब किसी ना किसी को विटनेस को मारने के पर्पज से ही गया था। बट फर्क यह हुआ कि अंधेरे के कारण विटनेस समझ नहीं आया, और जो इंटेंशन से विटनेस को मारना चाहता था उसी इंटेंशन से किसी और को मार दिया। मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस एप्लीकेबल हो गई। मैलिस आपका ट्रांसफर हो गया, और चूंकि मैलिस आपका ट्रांसफर हो गया, एंड दैट इज वाई चाहे ये मर्डर ना हो बट ये कल्पेबल होमिसाइड तो है। मर्डर की पनिशमेंट सेक्शन 302 में दी है और कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट सेक्शन 304 में दी है। तो चूंकि यहाँ पे मैलिस ट्रांसफर हुआ था, इसलिए एक्यूज्ड को सेक्शन 302 में कॉन्विक्ट ना करते हुए 304 में कॉन्विक्ट कर दिया था, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड के लिए, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए कॉन्विक्ट कर दिया गया था। ठीक है, चीज समझ में आई। चलिए अब आते हैं सेक्शन 302 पे। देखिए सेक्शन 302 मर्डर, पनिशमेंट फॉर मर्डर। सेक्शन 300 में मर्डर के बारे में पढ़ा था, अभी सेक्शन 302 में उसकी मर्डर की पनिशमेंट क्या होती है उसके बारे में। जब भी कोई व्यक्ति मर्डर करता है ना, तो उसके ऊपर एफआईआर सेक्शन 302 की भी रजिस्टर हो जाती है, क्योंकि मर्डर की पनिशमेंट उसको क्या मिलेगी ना वो भी देखा जाता है। और कोई भी व्यक्ति मर्डर बोलता है तो उसके मुंह से 302 ही निकलता है, 300 तो निकलता ही नहीं है, जबकि एक्चुअल में मर्डर को डिफाइन तो 300 में किया गया है। खैर, सेक्शन पनिशमेंट का लगाते हैं, डेफिनेशन का नहीं लगाते, तो 302 सब याद रखते हैं। अब 302 यानी कि पनिशमेंट फॉर मर्डर, इसमें बेसिक सी पनिशमेंट बहुत
आप देखोगे तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 302 आप देखो बैरक के अंदर मुश्किल से सिर्फ 2 लाइन का, मतलब 2 लाइन भी पूरी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ एक और आधी लाइन का सेक्शन है, जबकि बहुत छोटा है। अभी हम उसको पढ़ेंगे, आप देखना हम इतनी देर तक पढ़ेंगे उसको। डेथ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन, या तो जान से फांसी पे लटका दो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, और कुछ तो प्रावधान है ही नहीं, छोटा प्रावधान तो है ही नहीं, कम सजा देने की तो पावर ही नहीं है। नो पावर टू इम्पोज एनी लेसर सेंटेंस, या तो डेथ मिलेगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। आप लोग कितने बार सुनते होगे ना कि यार आईपीसी का सबसे गंभीर ऑफेंस है ये तो मर्डर, फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये सबसे गंभीर ऑफेंस थोड़ी है, इससे भी बड़े बड़े ऑफेंस होते हैं, देखो रेप होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो ना तो मर्डर सबसे गंभीर ऑफेंस है। आप देखिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ से छोटी कोई पनिशमेंट ही नहीं है इसके अंदर। या तो फांसी पे लटकाओ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो। अब चूंकि दो ही ऑप्शन है, तो हम इस सेक्शन को इतनी देर तक इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कोर्ट यहां पे इसलिए बहस करती है कि इन दोनों में से क्या दिया जाए। ऑप्शन दो ही है, या तो डेथ पेनल्टी जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन कोर्ट ने इसके लिए इतनी गाइडलाइन बना रखी है कि डेथ पेनल्टी हर केस में नहीं दी जा सकती। कहा जाता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ सेंटेंस इज द एक्सेप्शन। मतलब कि रूल क्या कहता है इस सेक्शन का कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो, लेकिन एक्सेप्शन क्या कहता है कि डेथ सेंटेंस दो। मतलब डेथ सेंटेंस हर केस में नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक्सेप्शनल केस में दिया जाएगा, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो हर मर्डर के केस में दिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, इस चीज की शुरुआत, क्योंकि ये सेक्शन तो 302 तो तभी डाल दिया था 1860 में, 1860 में, लेकिन इस चीज के आर्ग्यूमेंट की शुरुआत कब से हुई कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ सेंटेंस इज द एक्सेप्शन। इसका सबसे पहली बार जिक्र हुआ था 1954 में इन द केस ऑफ नवाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इट इज अबाउट 96 ईयर्स 94 ईयर्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ आईपीसी। आईपीसी के आने के 94 साल बाद ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसका मुद्दा उठाया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ सेंटेंस इज द एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है। देखो, एक सर्कमस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस। आप समझना मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या होता है। मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है वो परिस्थितियां जो आपके अपराध को कमजोर बनाती है, आपके अपराध को कमजोर बनाती हो, यानी कोर्ट को यह लगता हो कि अरे यार इस व्यक्ति ने इस कारण से यह अपराध किया, उसको मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस बोलते हैं। मतलब मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस आर द सर्कमस्टेंसेस आर द फैक्टर्स दैट हेल्प टू लेसन द गिल्ट ऑफ द ऑफेंडर। ऑफेंडर की गिल्ट को कम करने की कोशिश करते हैं ये सर्कमस्टेंसेस। इसे कई बार नहीं होता है, हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं, उसमें कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है तो कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है तो कोर्ट उसके आर्ग्यूमेंट सुन रही होती है कि सर मैंने जो किया वो इन परिस्थितियों में किया कि ये गुंडा मेरे घर पे आता था, ये गुंडा मेरे परिवार वालों को प्रताड़ित करता था। वो कितनी मूवी में देखा होगा आपने, मुझे सच कोई मूवी याद नहीं आ रही है, बट कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, मैंने इस गुंडे का मर्डर सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरे घर पे आके मेरे परिवार वालों को प्रताड़ित करता था। एक दिन ये मेरे परिवार वालों को प्रताड़ित कर रहा था, उसी दिन मैंने इसको मार दिया, बताओ मैंने क्या गलत किया। कहीं ना कहीं कोर्ट इस केस में इस चीज को मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस समझेगी। मैंने सामने वाले की जान ली है, तो क्यों लिए, क्योंकि वो मेरे घर पे आके सबको प्रताड़ित कर रहा है, तो ये एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस है जिसके कारण मैंने उसको मारा। तो इससे मेरी गिल्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी, खत्म तो नहीं होगी, देखो खत्म तो नहीं होगी क्योंकि मारा तो है, पर थोड़ी कम हो जाएगी। ये हो सकता है कि मुझे डेथ सेंटेंस ना मिले, मुझे लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने नवाब सिंह वाले केस में सबसे पहली बार ये बता दिया कि आप केस के फैक्ट्स ऑफ द सर्कमस्टेंस देखो, आप देखो कि मर्डर जो है वो एक क्रूअल और एक डेलिबरेट वन है या नॉर्मल है। मतलब जो मर्डर हुआ है वो बहुत ज्यादा क्रुएल्टी के साथ हुआ है, बहुत ज्यादा डेलिबरेटली हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो डेथ पेनल्टी दो, और अगर मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस वहां पे है, कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें मर्डर हुआ है, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिससे कि एक्यूज्ड की गिल्ट को, ऑफेंडर की गिल्ट को कम किया जा सके, तो फिर आप लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो।
ठीक है, फिर 1973 की बात है, कुछ सालों बाद डेथ सेंटेंस को चैलेंज कर दिया गया जगमोहन सिंह वाले केस के अंदर। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस केस में चैलेंज कर दिया कि डेथ सेंटेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? ऐसा कहा गया कि किसी को मारना, किसी व्यक्ति की जान लेना उसके फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। जो राइट टू लाइफ का फंडामेंटल राइट है, ये उसका वायलेशन है कि आप उसकी जान लेते हो, तो ये बड़ी गलत बात होती है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज कर दिया गया। तो जब कभी बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से उस चीज की सुनवाई करवाती है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब कभी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी जाती है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होती है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी ना, उसने ये कहा कि डेथ पेनल्टी बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, ये जो जजमेंट आया ना 1973 में, तब आया था जब सीआरपीसी था ही नहीं। तब सीआरपीसी एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, क्योंकि सीआरपीसी आपने देखा होगा 1973 में ही आया था और वो जगमोहन सिंह वाले केस के बाद में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल माना था सीआरपीसी 1973 आने के पहले। लेकिन इस जजमेंट के अंदर की कुछ कुछ चीजें बदल गई थी जैसे ही सीआरपीसी आया, क्योंकि जब सीआरपीसी आया ना तो उसके अंदर डेथ पेनल्टी के प्रोविजन बनाए गए थे। डेथ पेनल्टी को कम करने के प्रोविजन पे बनाए थे। डेथ पेनल्टी कब देना है कब नहीं देना है उसके बारे में भी कुछ कुछ चीजें लिखी थी। तो जगमोहन सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी गाइडलाइंस दी थी वो गाइडलाइंस सीआरपीसी के आने के बाद थोड़ी थोड़ी सी बदल गई थी। तो याद रखना, सीआरपीसी के साथ ये जगमोहन सिंह वाला केस रिलेटेड रहता है। ठीक है, देखिए और भी काफी कुछ बचा है इसके अंदर जो हमें डिस्कस करना है, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन, बट इसको हम कल कंप्लीट करेंगे, आज ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है,